हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफिसर्स पीवी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। लास्ट टॉपिक पढ़ना में बाकी है। टॉपिक का नाम है हिस्टेरेसिस। ओके, और इस वर्ड का, हिस्टेरेसिस वर्ड का मीनिंग होता है लैगिंग बिहाइंड। अगर टाइम गैप या पोजीशन गैप या किसी भी तरह का गैप है दो क्वांटिटीज़ के बीच में, दो फिनोमेना के बीच में, तो उसको हम हिस्टेरेसिस वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस वर्ड लिटरली means lagging behind, और इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में इसका हिस्टेरेसिस कर्व का जिक्र होगा। तो हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है वो और देख लेते हैं। हिस्टेरेसिस कर्व, सो हिस्टेरेसिस कर्व कैन बी डिफाइंड एज the graph plotted between magnetization या intensity of magnetization I against magnetic intensity या magnetizing field intensity यानी H, इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होता है उसको ही बेसिकली हम हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप इसको बोला जा सकता है। ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड अगेंस्ट मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी फॉर a complete cycle of magnetization and demagnetization of ferromagnetic material। ओके, और ये ज़रूर दो टाइप के ग्राफ बनते हैं इसमें, एक IH का ग्राफ बनता है और एक BH का ग्राफ भी बन सकता है। तो या तो हम I ले सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या B ले सकते हैं, विच इज़ नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल इनसाइड द मटेरियल। तो IH या BH दो टाइप के ग्राफ यहाँ पे बन सकते हैं हमारे पास। ओके, तो पहले इसका ग्राफ जनरली किस शेप का होता है वो देखते हैं, फिर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सो I और H का ग्राफ बनाना है, और ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की एक साइकिल के लिए होता है। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है? मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल को लिया और यहाँ पे वो स्पेसिफिकली मटेरियल जो लिया जाता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लिया और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया। तो पहले हम उसको मैग्नेटाइज करेंगे। कैसे मैग्नेटाइज करेंगे? H की वैल्यू को इंक्रीज़ करके। हम H की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाएंगे और उससे उसकी I की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। सो जो रफ़ शेप है इसका वो इस टाइप से होता है। पहले दोनों की वैल्यू ज़ीरो होगी। ये वाली जो एक्सेस है, वाई एक्सेस, ये आई रिप्रेजेंट कर रही है और एक्स एक्सेस यहाँ पे एच रिप्रेजेंट कर रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 0,0 पर दोनों चीज़ें होंगी। आई भी ज़ीरो होगा, एच भी ज़ीरो होगा जब हमने मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट नहीं किया है। जैसे ही हम मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? हम एच की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे और उसके साथ साथ आई की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती जाएगी नॉन लीनियरली। सो एच की वैल्यू के इंक्रीज़ के साथ साथ आई की वैल्यू भी इंक्रीज़ करने लगती है और एक पॉइंट तक इंक्रीज़ करती है। उस पॉइंट के बाद आई की वैल्यू इंक्रीज़ होना बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीज़ इसलिए करती है क्योंकि जो डोमेन्स हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में वो अलाइन होने लगते हैं एक्सटर्नल फील्ड के साथ। सो वहाँ पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ डोमेन्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स हैं। जब सारे वो अलाइन हो जाएंगे एक्सटर्नल फील्ड के साथ, उसके बाद और इंक्रीज़ पॉसिबल नहीं होगा उन मैग्नेटिक फील्ड में, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में। तो उस पॉइंट के बाद एच की वैल्यू बढ़ाने पर भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इंक्रीज़ नहीं करेगी। तो वो पॉइंट, सपोज ये ए पॉइंट यहाँ पर आ गया, यहाँ तक ये मैक्सिमम इंक्रीज़ कर सकती है। ओके, इसके बाद अब अगर हम एच की वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं तो आई की वैल्यू डिक्रीज़ करती है, लेकिन थोड़ा सा लैग होता है दोनों के बीच में। यानी एच की वैल्यू ज़्यादा आप डिक्रीज़ करते जाओगे, लेकिन आई की वैल्यू उतना इस रेट से डिक्रीज़ नहीं करती, वो थोड़ा पीछे रहती है। यानी एच की वैल्यू ज़ीरो होने पर भी आई की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। सो हमने यहाँ पे सपोज एच की वैल्यू को डिक्रीज़ किया, तो जो आई की वैल्यू है वो ऐसे इस कर्व में डिक्रीज़ होगी और एच की वैल्यू ज़ीरो होने पर वो इस पॉइंट पर आ जाएगी।
लेकिन यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि एच की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है लेकिन आई की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। और फिर हम अगर एच की वैल्यू को और ज़्यादा नेगेटिव में लेके जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो आई की वैल्यू फिर ज़ीरो की तरफ जाने लगेगी। और फिर ज़ीरो पर होने के बाद अगर उसके बाद भी हमने उसको और ज़्यादा एच की वैल्यू को सेम अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ किया तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ने लगेगा। फिर सेम ग्राफ नेगेटिव साइड में बनेगा और फिर दोबारा से जब हम उसे डिक्रीज़ करेंगे, एच की वैल्यू को पॉजिटिव साइड लेके जाएंगे, तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। आई की वैल्यू एक लिमिटेड पॉइंट पर आके रुक जाएगी। जब एच की वैल्यू ज़ीरो होगी तभी वो ज़ीरो नहीं होगी आई की वैल्यू। फिर उसके बाद हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में एच को लगाना पड़ेगा आई को ज़ीरो करने के लिए, और सेम ग्राफ हमें इस साइकिल में मिल जाएगा ऐसे। तो ये एक कंप्लीट साइकिल हमें ग्राफ की इस टाइप की मिलेगी। थोड़ा इसे और ठीक से बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस ऑफ एच, ये वाई एक्सिस ऑफ आई। सो ग्राफ का मैंने एक बेसिक मैकेनिज्म अभी समझाया था, अब उसके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करते हैं। ओके, काइंड ऑफ ग्राफ ऐसा कुछ दिखाई देगा और इसके सारे पॉइंट्स को मैं अभी समझाता हूँ, फिर उनको हम लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया। ये ऑरिजिन पॉइंट ओ, ऑफ कोर्स यहाँ पर आई की वैल्यू भी ज़ीरो थी और एच की वैल्यू भी ज़ीरो थी स्टार्टिंग में। उसके बाद हमने एच की वैल्यू को इंक्रीज़ किया तो एच की वैल्यू यानी एक्सटर्नल फील्ड इंक्रीज़ होने के साथ साथ आई की वैल्यू भी इंक्रीज़ हुई। वो इंक्रीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि डोमेन्स जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की वो एक्सटर्नल फील्ड के साथ अलाइन कर रही हैं, और जितनी ज़्यादा वो अलाइन करती जाएंगी उतनी जो हमारा मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उतना ज़्यादा मैग्नेटाइज होता जाएगा और आई की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी। सो ये नॉन लीनियरली आई की वैल्यू एच के साथ इंक्रीज़ करती जाती है, लेकिन एक पॉइंट तक ही ये इंक्रीज़ कर सकती है, एंड दैट पॉइंट इज़ ए। क्यों एक लिमिट है इसकी इंक्रीज़ करने की? क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ डोमेन्स हैं। जब सारे डोमेन्स अलाइन हो जाएंगे तो उसके बाद वो और ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, चाहे हम एच की वैल्यू को कितना भी बढ़ाते जाएँ। सो ए पॉइंट के बाद अगर आप एच की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाओगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आई की वैल्यू वहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगी। ओके, इसके बाद अगर हम एच की वैल्यू को डिक्रीज़ करते हैं तो आई की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी, बट नॉन लीनियरली, और लैग करेगी पीछे, जिसकी वजह से इस कर्व का नाम हिस्टेरेसिस कर्व पड़ा है, हिस्टेरेसिस लूप पड़ा है। सो ये एच की वैल्यू ज़ीरो होने के बावजूद भी जब एच की वैल्यू हम ज़ीरो कर देंगे तो आई की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, वो कुछ वैल्यू रहेगी हमारे पास, और वो बी पॉइंट शो कर रहा है, ऐसे ओ बी पॉइंट उस वैल्यू को शो कर रहा है, और इस वैल्यू को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी या रेमिनेसेंस या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। इसके ये तीन नाम होते हैं, इन नामों को याद रखना है। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, तो यहाँ पे ये ओ बी पोर्शन जो है, जो लेफ्ट आउट इन मैग्नेटाइजेशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एच की वैल्यू ज़ीरो करने के बाद भी बचा रहता है मटेरियल में, और उसका नाम रिटेंटिविटी, रेमिनेसेंस या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। ओके, सो अब हमें आई की वैल्यू को अगर डिक्रीज़ करना है तो हमें एच की वैल्यू को नेगेटिव में लेके जाना पड़ेगा। तो जब हम एच की वैल्यू को नेगेटिव में लेके जाते हैं तो फिर आई की वैल्यू फर्दर और डिक्रीज़ करती है और एक पॉइंट पर आके वो ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ पे सी पॉइंट पर आके ज़ीरो हो गई। सो यहाँ पे जो ओ सी सेक्शन है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एच की वो नेगेटिव वैल्यू जो हमें ज़रूरत है, जिसकी आई की वैल्यू को ज़ीरो करने के लिए। तो इस ओ सी की वैल्यू यानी एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू को हम कोएर्सिविटी बोलते हैं, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है आई को ज़ीरो करने के लिए। तो ये ओ सी सेक्शन यहाँ पे कहलाता है कोएर्सिविटी। ये वो वैल्यू है रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड की जो हमें चाहिए रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए। ओके, अब इसके बाद अगर हम एच को फिर से और ज़्यादा उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो जैसे पॉजिटिव साइड में ग्राफ गया था वैसे ही नेगेटिव साइड में ग्राफ जाने लगेगा, और सेम वही प्रोसेस रिपीट करेगी, और उसके बाद फिर हमें पूरी साइकिल एक कंप्लीट करनी होगी। ऐसे ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, सेम चीज़ वापस रिपीट होगी, तो मैं दोबारा बता नहीं रहा। ओके, तो ये इसका बेसिक प्रोसेस है हिस्टेरेसिस का या मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का। सो अब इसको हमें पॉइंट्स में समझना है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वैसे मैंने बता दी हैं इसमें, अब इसको फिर भी पॉइंट्स में लिख के देखते हैं क्या क्या हमारे पास है इन्फॉर्मेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लूप बन रहा है, इस लूप को हम हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं या हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये जो बना है हमारे पास ये है हिस्टेरेसिस लूप और हिस्टेरेसिस कर्व।
हिस्टेरेसिस लूप और हिस्टेरेसिस कर्व। और यहाँ पे हम इसे आई या एच के साथ और बी या एच के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों का शेप सेम आता है, बस वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में आती है, कांस्टेंट का फ़र्क होता है बस। ओके तो अब इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। तो पहले तो हमने ये डेफिनेशन देख ली, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट से हम मैं इसकी प्रोसेस बताता हूँ, जो भी मैंने समझाई थी उसी को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एच इज़ इंक्रीज्ड यानी एक्सटर्नल फील्ड इज़ इंक्रीज्ड। तो मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, बार बार सिंबल से लिख रहा हूँ ताकि शॉर्ट में हो जाए, लेकिन आपको उसको समझना है कि क्या मतलब है किस सिंबल का। व्हेन एक्सटर्नल फील्ड एच इज़ इंक्रीज्ड द मैग्नेटाइजेशन आई ऑल्सो increases because more and more domains align with external field H. Okay, second point here. Now third point, when all domains are aligned, material is now material has reached a point now which can be called as magnetically सैचुरेटेड पॉइंट। मैग्नेटिकली सैचुरेटेड यानी ये मटेरियल जो है वो मैग्नेटिकली सैचुरेट हो चुका है, अब वो और ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, तो मैग्नेटिकली सैचुरेट हो गया यहाँ से, फुल स्टॉप। बियॉन्ड दिस आई विल नॉट राइज with rise of H. Okay, fourth point, now if H decreases और इसका रीज़न क्या है, इस मैथमेटिकली सैचुरेटेड होने का रीज़न क्या है मैं बता रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, तो आप उसको ही नोट कर लेना साथ में ही। मटेरियल इज़ मैग्नेटिकली सैचुरेटेड बिकॉज ऑल द डोमेन्स आर अलाइंड। अच्छा मैंने लिख दिया यहाँ पे, ओके तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने बता चुका हूँ उसमें। नाउ इफ़ H decreases, I also decreases but lags behind, यहाँ से हिस्टेरेसिस नाम आता है। therefore when H is zero, when H is reached zero, I is still non-zero, I की कुछ वैल्यू वहाँ पे अभी भी बची हुई है। सो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो दैट ग्राफ इज़ नॉट रीट्रेसिंग, जैसे O से लेके A तक का ग्राफ बना है, वापस आने पर वो A से O की तरफ नहीं आ रहा है, A से B की तरफ जा रहा है, यानी ग्राफ जो है हमारा रिट्रेस नहीं हो रहा। ओके नेक्स्ट पॉइंट, I left in material, I which is left in material at H equals to 0 is called retentivity or reminiscence और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। और ये रिप्रेजेंट हो रहा है ग्राफ में किस सेक्शन से, OB सेक्शन से, ये रिप्रेजेंट हो रहा है OB सेक्शन से। ओके सिक्स्थ पॉइंट इज नाउ इफ H is reversed, material starts to demagnetize
magnetized, demagnetizing, full stop, the reverse field H needed to reduce I to zero is called coercivity, एंड ये ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रही है सेक्शन ओ सी से हम कोएर्सिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 7th पॉइंट, इफ वी keep on increasing H in reverse direction, the same cycle will repeat. Keep on repeating. ठीक है, जैसे पॉजिटिव में रिपीट हुआ पॉजिटिव में, वैसे सेम नेगेटिव में रिपीट होगा, फिर दोबारा से पॉजिटिव में आएगा और यही चलता रहेगा उसमें. नेक्स्ट पॉइंट, एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस लूप represent energy loss during one cycle of magnetization and demagnetization of the material, and specifically it is equals to energy loss per unit volume. यानी एरिया ऑफ कर्व, hysteresis curve is equals to energy loss divided by volume. तो ये हमारे पास एरिया का एक फॉर्मूला है जो काम आ सकता है न्यूमेरिकल्स में. ओके, इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट 9th, area of BH curve is mu naught times एरिया ऑफ IH कर्व, क्योंकि I और B में म्यू नॉट फैक्टर का डिफरेंस होता है, IH कर्व. तो एक ये रिलेशन याद रखना है दोनों को कन्वर्ट करने के लिए. ओके, तो ये हमारे पास हिस्टेरेसिस का पूरा कंसेप्ट हो गया. मैंने वर्किंग समझा दी थी पहले ग्राफ में, अब ये उसके पॉइंट्स हैं, बस इतना ही हमें याद रखना है. और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हिस्टेरेसिस पे जो भी आते हैं, और ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी कई बार पूछा जाता है. और उसमें ऑब्वियसली मैंने बता दिया कंपटीशन में इसके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक हैं. फर्स्ट इज़ हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेट्स. हार्ड और सॉफ्ट मैग्नेट से क्या मतलब होता है और कैसे बनाते हैं, और हिस्टेरेसिस से उसका क्या कनेक्शन है वो हमें देखना है. तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हार्ड मैग्नेट्स. Okay, so these are ferromagnetic materials which remain magnetized for longer amount of time after removal of magnetizing field. Okay, so basically these are permanent magnets. ओके, और इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास. और इनको हार्ड मैग्नेट्स के अलावा
हार्ड फेरोमैग्नेट्स भी बोल सकते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेट्स, दोनों सेम चीज़ है। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने फेरोमैग्नेट्स में भी आपको बताया था। एल्किनो, ये एक एलॉय है, एलॉय ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर का एलॉय है जो ये काम करता है। एंड एक इस टाइप का स्टोन होता है जिसे हम लोड स्टोन बोलते हैं, वो भी इस कैटेगरी में आता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। और इसके यूजेस, ऑब्वियसली परमानेंट मैग्नेट बनाने में इसका यूज़ होता है, यूज्ड फॉर परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स। एंड और इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इट शुड हैव हाई retentivity also high coercivity, ओके। तो इसमें हाई रिटेंटिविटी और हाई कोएर्सिविटी हमें चाहिए होती है। ये हो गया हार्ड मैग्नेट्स। सेकंड इज सॉफ्ट मैग्नेट्स, सॉफ्ट मैग्नेट्स या सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स, soft ferromagnets. Okay, so these are ferromagnetic materials, which are magnetized only till the external magnetic field persists। जब तक एक्सटर्नल फील्ड है तब तक ये रहते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सॉफ्ट मैग्नेट्स होते हैं या सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स होते हैं। इसका एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन सॉफ्ट मैग्नेट के लिए काम होता है और इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में, यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है इन बेसिकली हर अप्लायंस में इसका यूज़ होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं ज़्यादातर में इसका यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक बेल्स एग्जांपल के लिए, लाउड स्पीकर्स, फैंस, ईटीसी, इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। या टेलीग्राफ वगैरह में, टेलीग्राफ्स में भी, और टेलीफोन के जो डायफ्राम बनते हैं उसमें भी, इन सब चीज़ों में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी। और इसमें इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की ये है कि इट शुड हैव low retentivity and lower coercivity, low retentivity and low coercivity अपोजिट होना चाहिए जो हार्ड मैग्नेट्स में होता है उसका। ओके, तो ये हमारे पास हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेट्स का एक्सप्लेनेशन है और इसका यूज़ मैंने बता दिया है। अब जो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का जिक्र हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। तो दो हैं बेसिकली, परमानेंट एंड टेम्परेरी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में बोलते हैं ऑल्सो। सो फर्स्ट इज परमानेंट मैग्नेट्स। ओके, सो परमानेंट मैग्नेट्स की पॉइंट्स में इसको समझते हैं क्या है, कैसे बनता है। दीज आर substances which retain magnetization for longer period of time, even after removal of external field, or obviously at room temperature. Okay, second point is should have high retentivity and high coercivity. थर्ड पॉइंट, और क्यों होनी चाहिए हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी? ताकि मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद भी उसमें बहुत सारा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बचे। और कोर्सिविटी हाई इसलिए होनी चाहिए ताकि वो इतनी आसानी से हट ना पाए। तो नॉर्मल
या रैंडम चीज़ों से वो जो मैग्नेटिज्म है वो ख़त्म ना हो पाए, इसलिए दोनों चीज़ें हाई होनी चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ स्टील इज़ मोर सुटेबल, स्टील इज़ मोर suitable for this purpose than soft iron, and why is that? retentivity of iron is slightly higher than steel, जो कि अनवांटेड है, जो कि नहीं होना चाहिए, बट coercivity of steel is much higher than iron. सो रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी दोनों ही हाई होनी चाहिए इस केस के लिए, लेकिन स्टील और सॉफ्ट आयरन के डिफरेंस में ये है कि रिटेंटिविटी आयरन की थोड़ी सी स्टील से ज़्यादा होती है, आप इक्वल भी समझ सकते हो, लेकिन कोएर्सिविटी स्टील की बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कोएर्सिविटी वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पे स्टील को एक बेटर ऑप्शन बनाता है फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। सो ये सेकंड वाला जो फैक्टर है वो आउटवे कर देता है फर्स्ट फैक्टर को, जिसकी वजह से स्टील इज़ मोर बेटर ऑप्शन फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट आयरन से या किसी और मटेरियल से हम बना नहीं सकते परमानेंट मैग्नेट्स, लेकिन वो उस क्वालिटी की नहीं बनेगी और उस टाइम तक परसिस्ट नहीं करेगी, उसमें मैग्नेटाइजेशन बहुत टाइम तक नहीं रहेगा। सो दोज आर नॉट बेस्ट ऑप्शंस फॉर परमानेंट मैग्नेट्स। एक लास्ट पॉइंट इसमें और, हाईएस्ट कोएर्सिविटी जो होती है, हाईएस्ट कोएर्सिविटी इन एनी मटेरियल is found in विक एलॉय। एक एलॉय है विक एलॉय, जो कि एक एलॉय है ऑफ वेनेडियम आयरन एंड कोबाल्ट का एलॉय है, जिसमें ये हाईएस्ट हमें वर्ल्ड में कोएर्सिविटी फाउंड होती है इस एलॉय के अंदर। ओके, तो ये फर्स्ट परमानेंट मैग्नेट्स हो गए। दूसरा टाइप है हमारे पास टेम्परेरी या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, टेम्परेरी और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, तो इनको देखते हैं। ऑब्वियसली नाम से पता है हमें टेम्परेरी होती हैं। दीज आर टेम्परेरी but strong magnets which are just solenoids wrapped over a soft iron core, यानी soft magnet core, soft iron core। ओके, सो सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी क्यों यूज़ किया हमने सॉफ्ट आयरन? क्योंकि सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी होती है लो रिटेंटिविटी एंड लो रेजिडुअल, लेकिन आयरन का रेजिडुअल जैसे अभी मैंने बताया बहुत ज़्यादा लो नहीं होता, स्टील के आसपास ही होता है। और एक इसकी बेटर प्रॉपर्टी ये है कि इसकी परमिबिलिटी बहुत हाई होती है, हाई परमिबिलिटी। तो हाई परमिबिलिटी भी हमें इसमें हेल्प करता है, बिकॉज परमिबिलिटी हाई होने से चीज़ें जो मटेरियल है वो जल्दी मैग्नेटाइज होता है और अच्छी तरह मैग्नेटाइज होता है। इसके बाद इसके यूजेस तो ऑब्वियस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का ये है कि हम परमानेंट मैग्नेट्स में हमारे पास एक लिमिटेड स्ट्रेंथ हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक पावर की, लेकिन हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कितना भी ज़्यादा हाई कर सकते हैं। ये करंट पे डिपेंड करता है बेसिकली। इसका डायग्राम पहले देख लेते हैं, फिर इससे समझ में आ जाएगा हमें। इसके सर्किट में सिंपली एक हमारे पास कोर होती है जो कि सॉफ्ट मैग्नेट की बनी होती है, जैसे सॉफ्ट आयरन। उसके ऊपर एक सोलेनॉइड की वायर रैप्ड होती है और इस वायर में हम करंट फ्लो कराते हैं और वो करंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। सो जितना ज़्यादा हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे या जितना ज़्यादा हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे या जितना ज़्यादा हम क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे, उन सारी चीज़ों को यूज़ करके ये जो मैग्नेटिक पावर है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वो बढ़ जाएगी। सो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इसकी पावर को बढ़ाने के, लेकिन हम परमानेंट मैग्नेट्स में ऐसा नहीं कर सकते। परमानेंट मैग्नेट्स की जो स्ट्रेंथ है वो लिमिटेड है, तो उसको हम ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा, इनके वर्सेटाइल यूज़ हैं और जहाँ पे भी हाई पावर या लो पावर कहीं भी हमें ज़रूरत है इसको यूज़ कर सकते हैं हम। सो फर्स्ट यूज़ इसका हम ले सकते हैं इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक
इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक ट्रेन, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ एट्सेट्रा। और इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ हो सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट, इन मेडिकल ट्रीटमेंट टू रिमूव small pieces of iron from the wound, small pieces of iron from wound। तो ये इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ओके, इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है।